एक और नए पॉडकास्ट के साथ मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। जी हाँ, एक ज़बरदस्त पॉडकास्ट आपके लिए लेकर आई हूं और ये पॉडकास्ट भी शुरू से लेकर एंड तक आपने लाजमी देखना है क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेटिव है। इस पॉडकास्ट के 3 हिस्से होंगे जिसमें हम डिस्कशन करेंगे। पहला हिस्सा जो है वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की ज़िंदगी पर होगा। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हमारे मोहसिन पाकिस्तान और उनके साथ जो भी मामलात गुजरे, जो हालात गुजरे, जिस तरह उनको जो है वो पाबंदी सलासिल किया गया, उनको नज़रबंद किया गया। उसके बाद एक वाहिद शख्सियत, एक एडवोकेट जिन्होंने उनके लिए केस लड़ा, केस दायर किया और उनको जो है वो उस नज़रबंदी से आज़ाद करवाने के हवाले से एक नौजवान वकील जो है वो मैदान में उतरता है और वो दुनिया को हैरान कर देता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि किस तरीके से, क्योंकि वो वकील साहब हैं, उनका ताल्लुक़ जो है वो वकालत से है और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के जो केसेस हैं वो लेते हैं, लड़ते हैं। मियाँ बीवी के केसेस, खुला के केसेस, तलाक के केसेस भी जो है वो देखते हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसा केस कि जो पाकिस्तान में अपनी नौयत का अनोखा केस हो उसको भी जो है वो देखते हैं, जिसमें खलीलुर रहमान कमर साहब का केस इस वक्त जो है वो हाईलाइटेड है सोशल मीडिया पर। ये भी देख रहे हैं। वलीद इकबाल साहब, ग्रैंड सन ऑफ अल्लामा इकबाल, उनका केस भी जो है वो उन्होंने देखा और इसमें जो है वो मुमताज़ कादरी केस जो पाकिस्तान का हाईलाइटेड केस था उसमें भी असिस्टेंट एडवोकेट रहे, और गुजरात मरियम केस, और इसके अलावा जो है वो आसिया बीबी केस। ये सारे पाकिस्तान के ऐसे केसेस हैं कि जिन पर बात करने के लिए आज हमने दावत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में मोहम्मद मुदस्सिर चौधरी, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम मुदस्सिर भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है आपकी? ह्यूमन राइट्स पे आप काम करते हैं, लोगों के मसाइल पे आप काम करते हैं, इलेक्शन भी लड़ा आपने जी अल्हम्दुलिल्लाह, और इसके हवाले से जो है वो आपके साथ जो है वो बड़ी पर्सनैलिटीज़ जो है वो उस इलाके से, उस हल्के से खड़े थे। तो ये सारी चीज़ें जो है मुझे बताइएगा। पंजाब बार काउंसिल के आप जो है वो साबिक कोऑर्डिनेटर और जो है फोकल पर्सन भी रहे। तो ये सारी चीज़ें, इतना सारा काम आपने इतनी छोटी सी उम्र में कैसे जो है वो कर लिया, और साथ एक नौजवान वकील होने के, मैं चाहूँगी कि हम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से जो है वो स्टार्ट करें, हमारे मोहसिन पाकिस्तान। ये कैसे ख्याल आया उनका केस लड़ने का और ये कैसे किया आपने? देखिए डॉक्टर साहब, पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया अपने स्टूडियो में। जो बात है केस लड़ने की जी, मुझे एक बात है कि पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के जो जितने रनाउंड लॉयर थे जी, सबकी ख्वाहिश थी कि वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब का केस लड़े। बिल्कुल। एक बात मैं आपको बता दूं, डॉक्टर साहब मोहसिन पाकिस्तान नहीं है, हाँ। मोहसिन मुसलमान उम्मतें हैं। सही क्या, जितनी इस्लामिक कंट्रीज थी उनके ये वहाद एक हीरो हैं। बिल्कुल सही। तो सिर्फ मतलब के सिर्फ पाकिस्तान नहीं रिलेट करता, सारी मुस्लिम उम्मा हाँ, उनको खराजे तहसीन पेश करती है। मैंने केस नहीं लड़ा, उन्होंने मुझे केस दिया, ये उनकी मेहरबानी थी। देखिए वहाँ वकील चाहता है मैं उनका केस लड़ूं, लेकिन मैंने नहीं, उन्होंने ये उनकी मेहरबानी है। हाँ, इसमें अल्लाह ताला की जात की मेहरबानी होती है, जो अल्लाह ताला की जात की तरफ से आपको जो ड्यूटी लगी होती है। बिल्कुल ठीक। तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने मुझे, यानी कि उनके बड़े अच्छे दोस्त थे, उन्होंने जाके डॉक्टर साहब को बताया। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ने मुझे फिर बुलाया। डेफिनेटली ऐसे लोगों की आंख बड़ी जो है ना वो बड़ी दूर अंदेश होती है। उन्होंने एक आंख में परखा और उन्होंने ब्लाइंड ट्रस्ट किया मुझे। उन्होंने फिर दे दिया, पावर ऑफ अटॉर्नी दिया। फिर उनको बताया गया उनका जो केस था लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, हमने उनकी जो नजरबंदी का केस था वो मैंने फिर लड़ा अपनी टीम के साथ। अच्छा, ठीक है। उसमें ये सूरत हाल थी कि हमने उसमें 5 चीजें लेके गए थे लाहौर हाई कोर्ट में। ठीक है। जो बड़ी एक अजीब सूरत हाल थी वो ये थी कि सबसे पहले हम ये कह रहे हैं कि मोहसिन मुसलमान उम्मतें, पूरी उम्मत मुसलमान के मोहसन जो हैं उनको अपने ही मुल्क में जिसको उन्होंने सेव किया उसमें आज़ाद शहरी डिक्लेयर कर दिया जाए। ठीक है, डॉक्टर साहब को पाकिस्तान में आज़ाद शहरी डिक्लेयर कर दिया जाए। ठीक है। दूसरी बात ये वो कहते थे कि मेरे घर के बाहर जो बैरियर्स लगे हुए हैं ना, मैं लोगों को मिलना चाहता हूँ, मेरे घर के बाहर से वो बैरियर हटा दिए जाए। अच्छा जी। तीसरी चीज़ वो चाहते कि मुझे मीडिया से बात करने दी जाए। चौथा वो चाहते कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में मैं विजिट करना चाहता हूँ, मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ, मैं लोगों को वहाँ पे बताना चाहता हूँ और अपनी आज़ाद जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। ठीक है। ये हम एक रिट पिटीशन लेके लाहौर हाई कोर्ट में गए थे। डॉक्टर खालिद रांझा साहब उस वक्त इसको कर रहे थे। डॉक्टर साहब के साथ फिर कोऑर्डिनेशन हो गया। डॉक्टर साहब ने कहा कि फौरी तौर पर तुम अपना वकालतनामा वहाँ पे जमा करवा दो। उनका वकालतनामा फिर जमा करवा, फिर मैंने ये केस लाहौर हाई कोर्ट में इस तरह से, और टिल उनके सुप्रीम कोर्ट तक फिर और कुछ वकला दोस्तों के साथ, डॉक्टर साहब के साथ फिर हर वक्त मतलब परसू किया। लेकिन खैर वो तो
दुनिया से यहाँ से अपने मुल्क में आज़ाद शहरी होते तो वो दुनिया से आज़ाद हो गए। केस उनका पेंडिंग था उस वक्त जब वो केस पेंडिंग था जब उनकी डेथ हुई था। बिल्कुल केस पेंडिंग। अच्छा, सही है। मतलब फैसला बाद में जो है वो आया या फैसला जब दुनिया से ही वो चले गए तो फैसला यही आया सुप्रीम कोर्ट का जनाब कि अब तो पिटिशनर इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड। तो क्या मतलब वो जाहिर है उस डिप्रेशन में कोई डिप्रेशन का स्पेल चल रहा था, फेज चल रहा था। डिप्रेशन की बात है वो 2012 से ऑनवर्ड था और वो इस चीज को बड़ा अग्रेसिवली लेते थे, कहते थे मतलब बड़ा सख्त गुस्से होते थे। लेकिन आपको नहीं लगता था कि एक बहुत बड़ी शख्सियत जिनको सिक्योरिटी देना बहुत अहम जो है वो मरहला था, मामला था, तो इसलिए उनको जो है वो नजरबंद किया गया था? देखिए दो चीजें हैं। हाँ। नजरबंद करना और सिक्योरिटी देना। वजीर आजम की भी सिक्योरिटी होती है, वजीर आजम की भी वजीर आला की सिक्योरिटी होती है, प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी होती है। एक होती है यू आर अंडर द कमांड ऑफ सिक्योरिटी, एक होता है सिक्योरिटी अंडर द कमांड यू। यहाँ पे क्या था, डॉक्टर साहब अंडर द कमांड ऑफ सिक्योरिटी थे। सही। वो चाहते कि सिक्योरिटी अंडर माई कमांड कर दी जाए। अच्छा, ठीक है। ये मतलब एक बड़ा डिफरेंस है जिसको उनकी जान को देखे खतरा बहुत ज्यादा लाहक था। तो और फोर्सेस जो है वो उनके पीछे थी, जो दुनियावी ताकतें हैं वो उनको जो है वो किसी भी तरीके से हासिल करना चाहती थी। तो फिर हमारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी ना कि उनको जो है वो सिक्योरिटी फराम की जाती है, और सिक्योरिटी के लिए उनको थोड़ा सा जो है वो उनके घर में ही नजरबंद किया गया ना। सिक्योरिटी देखिए, सिक्योरिटी और नजरबंदी में फर्क है। सही, ठीक है। सिक्योरिटी वो तो जो आपकी प्रोटेक्शन के लिए लगा दी। नजरबंद ये देखिए डॉक्टर साहब, एक कमरे में किसी को भी बंद कर देना वो पागल हो जाएगा। हाँ, एक कमरे में तो नहीं बंद किया जा सकता, पूरे घर में कमरे को छोड़ दे, घर में बंद करिए, मोहल्ले में बंद करिए, वो फिर भी बंदा पागल हो जाएगा। ये एक तरह की पनिशमेंट थी। देखिए उनको नहीं पसंद था ना वो, अगर ये उनको नहीं पता था मेरी जान अपने से ज्यादा कोई इंसान किससे मोहब्बत तो नहीं कर सकता। सही बात है। इसके बावजूद उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक उन्होंने फाइट की, फाइट करते रहे। फिर उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के जो अच्छा, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को दुनिया से और खास तौर पे पाकिस्तानियों से बहुत शिकायत थी। वो अक्सर अपने इंटरव्यू में जो है वो ये बात कहा करते थे कि मैंने जो पाकिस्तान के लिए किया उस पर वो उस तरह खुशी नहीं थी, या वो ये समझते थे कि अवाम ने उन्हें उस तरीके से प्रेफरेंस नहीं दी, उस तरह से अपना मोहसिन माना नहीं जिस तरीके से वो क्रेडिट उनको जाता था। ये क्या मामला था? उसमें मामला ये था, बहुत सारे इंटरव्यू उनके होते ही नहीं थे। एक इंटरव्यू सुहेल बड़ाई साहब के साथ उनका आया, जिसमें आप वो डिटेल से देखे ना, वो कहते कि हमें बैठने के लिए जगह नहीं दी, हम जमीन के ऊपर एहतियाज में बैठ के हमने इंटरव्यू किया। वो इंटरव्यू के अंदर ही कह रहे हैं। वो एक इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने ये कहा, हाँ जमीन पे इंटरव्यू में कह रहे हैं कि हमें जगह नहीं दी गई, नहीं दे रहे, हम ये रोड पे बैठ के इंटरव्यू करेंगे। वो एहतियाज इंटरव्यू किया था उन्होंने, वो इंटरव्यू था क्योंकि उनके तब आप उनके साथ थे नहीं, ये तो उससे पहले की बात है। ये केस दायर करने से केस उन्होंने बाद में दायर किया कि मेरे ऊपर ये सारी पाबंदियां लग गई। ठीक है। देखिए डॉक्टर साहब वो कहते कि यार 2012 से पहले मैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान नहीं था। सही। तब मुझे नहीं मारा जा सकता था। ये 2012 से क्यों ये डॉक्टर अब्दुल कदीर खान एक जिन बन गया, इन लोगों के लिए खौफनाक चीज बन गई। ठीक है, ये सोचने वाली बात है ना। तो उसके बाद 2017 में मैं तो केस दायर करता हूँ लाहौर हाई कोर्ट में। अच्छा, आप 2017 में केस दायर 2017 एज पर डायरेक्शन ऑफ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। फिर वो यहाँ हाई कोर्ट से जब फैसला आया तो डॉक्टर साहब कहते नहीं, इसको ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाओ। मुझे पता ये फैसले मेरे साथ फोन के ऊपर जब बातें होती थी, मेरे साथ हर वक्त राब्ते में थे, बड़ा अग्रेसिव होते थे कि यार ये क्या तुम मतलब एक फैसला नहीं ले सकते, ये सूरत थी। फिर आपका और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का ताल्लुक कितने साल तक रहा? 2017 से टिल उनकी डेथ। अच्छा, जी। वो फिर जब उनसे एक बार ताल्लुक बन गया उसके बाद तो फिर हम एक दोस्त, एक क्लाइंट, एक वकील और क्लाइंट का जो ताल्लुक था, हर वक्त राब्ते में, उनकी कॉल आनी, उनका ये सारा सिस्टम उनके साथ हर वक्त राब्ते में था। जो बात ये थी नाराज होने की, देखिए डॉक्टर साहब इंडिया ने प्रेसिडेंट बना दिया, हमने नजरबंद कर दिया, डिफरेंस तो है। नाराज इसलिए भी थे, और दूसरा इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी थी तो लोगों की तरफ से भी कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव फीडबैक। अच्छा, मुझे ज्यादातर जो प्रॉब्लम दिखने में मिली या जराए के जरिए हमें मालूम हुआ तो वो यही था कि पॉलिटिक्स में जब आए, अपनी पार्टी जो है वो बनाई, तो उस पार्टी में वोट डालने की जब बात आई तो अवाम ने उस तरह सपोर्ट नहीं किया। इस चीज का उन्हें ज्यादा दुख था। नहीं किया तो यही तो वो कहते हैं कि उन्होंने, आप वो इंटरव्यू उनका देखिए, हमारे पास हल बहुत ज्यादा है पर मैं बताऊंगा नहीं अब इस कौम को। देखिए चले जी, गवर्नमेंट का जो भी मसला था तो था, कौम से बहुत ज्यादा जो है फेड अप थे। पता क्या है, देखिए अगर ये इलेक्शनों पे आते जी तो इसमें होना ये चाहिए था कि इनको इतने वोट पड़ते कि गवर्नमेंट की क्या जरूरत थी कि वो इनको कहीं रोक सकते। लेकिन अवाम का समंदर होता ना, अवाम साथ देती। अवाम बस आप उस चीज को तो छोड़ दें, वो रिजल्ट पड़े हुए हैं। और उस दौर में सोशल मीडिया भी इतना एक्टिव नहीं था ना, सोशल मीडिया का भी दौर नहीं था। अगर सोशल मीडिया का दौर होता तो शायद ये सारे मामला जो है उस तरह ना होते। सोशल मीडिया ने एक चीज मैं जानता हूँ कि मैं डॉक्टर कदीर साहब यानी कि
मैं तो जानता था, सारे जानते हैं, वो मुझे नहीं जानते थे ना, उनका केस था। इतना मुझे पता था, जब मैं घर से बाहर निकल, बाहर एक पफलेट लगा हुआ था, मैंने कहा ये क्या, कहते जो डॉक्टर अब्दुल एटमी साइंसदान, ये वो इलेक्शनों पे खड़े हुए हैं। पता सबको था, तब भी मैं कहाँ गाँव में रहता हूँ, वहाँ मेरे घर के बाहर भी बोर्ड लगा। जिस कौम ने अपने मोहसिन को जो है वो आगे आने में मदद फराहम नहीं की, उसका साथ नहीं दिया, वो किसी मोहसिन को क्या समझेगी? ऐसी कौमें तो बर्बाद हो जाती हैं। हमेशा वो कौम तरक्की करती है जो अपने मोहसिन का साथ, जो अपने मोहसिन को आगे लेके चलती है, वो कौम तरक्की करती है। लीडर किसी को तो समझे, किसी लीडर पर तो जो है वो इत्तेफाक करे। ये खुद साख्ता जो लीडरान है, इन पर कब तक हम इत्तेफाक जो है वो करते रहेंगे? लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज़ है, अल्लामा खादिम रिजवी साहब का ये एक इंसिडेंट के साथ में बिल्कुल उन्होंने काफी सपोर्ट किया। वो जब डॉक्टर साहब ने लेटर लिख के दिया, उन्होंने काफी लोगों को, मसलन बिलावल भुट्टो साहब के नाम पे लिखे, परवेज इलाही साहब के, सबके लेटर जो है मेरे पास पड़े हुए हैं, सबके लेटर पड़े हुए हैं। जब अल्लामा खादिम रिजवी साहब को लेटर मिला, उन्होंने कहा जी ठीक है, सुबह मुलाकात होगी। मैं इस्लामाबाद से सीधा उनको मैंने मैसेज पहुंचवा दिया ना कि डॉक्टर साहब ने आपको, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और वो फिर 11 बजे फ़ोन कर दिया, कहता मुझे सारी रात नींद नहीं आ रही, अगर मैं आज रात इस दुनिया से चला गया डॉक्टर कदीर का लेटर पढ़े बगैर तो मैं सुकून में नहीं रह सकूंगा। उन्होंने कहा, रात को फिर फोन किया कि वकील साहब आप मेरी तरफ आए, अल्लामा खादिम रिजवी उन्होंने कहा मैं आपकी तरफ आऊँ या आप मेरी तरफ आ रहे हैं? रात 11 पहले तो उन्होंने कहा ठीक है ओके, लेकिन रात 11 बजे फिर उन्होंने मुझे फोन, जो दरमियान मिड मैन तो उसको फोन पे फोन करना शुरू कर दिया। फिर वो मिड मैन मेरे घर, उसने कहा नहीं जी लामा साहब कहते हैं आज होने से पहले वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से मिलना चाहते थे। लेटर पढ़ना चाहते थे। जब वो लेटर उन तक पहुंचा, उन्होंने कहा जी मेरी ये विश है कि मेरे मरने के बाद ये जो लेटर है, मेरे दुनिया से लेटर मेरे डॉक्टर साहब का उनके साथ रख दीजिए। और उन्होंने तगड़े तरीके से सपोर्ट की उसका, जो डॉक्टर साहब फिर उसके साथ बड़ी यानी कि मोहब्बत करते थे। उन्होंने फिर ऐसे कि मेरे नंबर से टेलीफोनिकली गुफ्तगू सारी उनकी मेरे नंबर से होती थी। फिर ये था कि उन्होंने क्या किया, जब अल्लामा खादिम रिजवी साहब इस दुनिया से चले जाते हैं, उनके 40वें पे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने मेरे इस नंबर से टेलीफोनिकली पूरी कौम से खिताब किया, जिसकी वीडियो यूट्यूब पे पड़ी हुई है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान स्पीच वो पढ़ी हुई है। और वो स्पीच मैंने स्टेज पे खड़े होकर लाखों के समुंदर के अंदर मैं डॉक्टर साहब की वो स्पीच वहाँ पे मैंने करवाई थी। ये इनकी डॉक्टर साहब की फिर उनके साथ मोहब्बत थी। लेकिन मतलब वो स्टैंड, वो चीज़ें नहीं मिल सकी जिनकी वजह से वो थोड़ा सा नाराज थे। ये देखिए ना, मेंटल स्ट्रेस जो है वो इंसान को कब्र तक ले जाता है। ये डिप्रेशन जो है वो एक ऐसा फेज होता है जो इंसान हर किसी के साथ डिस्कस भी नहीं कर सकता, और अगर इस फेज से जो है वो कोई बड़े से बड़ा बंदा भी गुजरे, लेकिन मैंने दूसरा रुख भी देखा, उसकी लाइफ जो है वो स्पॉइल हो जाती है। लेकिन मैंने इसमें दूसरा रुख भी देखा है। अच्छा, कि पता नहीं, मतलब मैं या समझने में, आप तो एक साइकियाट्रिस्ट, आप ज्यादा समझ सकती हैं, जब लोगों को पता चलता था तो वो मोहब्बत भी बड़ी करते थे। मैं कुछ महफिलों में गया, महफिल नात में चीफ गेस्ट जब बुलाया जाता था, इवन देन के बुजुर्ग, बड़े बड़े बुजुर्गों ने मेरा हाथ पकड़ के ऐसे गुजरा तो मेरा हाथ पकड़ के चूमना शुरू कर दिया। मैंने बड़ी मुश्किल से हाथ बचा के तो आगे निकल के, मैं तो बड़ा गुनाहगार सा बंदा हूँ। मतलब इधर भी लोगों की बड़ी चाहत थी, इधर भी कुछ समझ नहीं आती। कुछ लोग आपके जो है वो अतात शुआरों में होते हैं, कुछ लोग आपसे मोहब्बत में होते हैं, लेकिन कुछ लोग मुखालफत में होते हैं, और जो मुखालफत में होते हैं ना, उनकी तादाद हमेशा हक के रास्ते में जो है ना वो ज़्यादा होती है। तो मैं ये समझती हूँ, लेकिन मुखालफत क्या, मुझे ये लगता है कि उस टाइम उनको जो है ना वो थोड़ी सी सपोर्ट अवाम की मिलती, और कुछ सपोर्ट जो है ये नज़रबंदी के हवाले से ये मामलात ना होते तो वो काफ़ी हद तक आज हमें मौजूद। जो उन्होंने मुझे कहा था, जो कहते थे कि पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए कुछ बड़ी पार्टीज की और अवाम की सपोर्ट चाहिए, ये बैरियर शेयर ये चीज़ें सारी तोड़ देंगे। लेकिन वो नहीं हो पाया। नहीं हो पाया। उनकी जिंदगी ने भी वफा नहीं की ना, जिंदगी ने भी वफा नहीं की। वो ज्यादा जल्दी जो है वो दुनिया से जो है वो चले भी गए। जी देखिए, अल्लाह ताला के हाथ में जो ड्यूटी लगाई होती है, उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी परफॉर्म की, आगे रिवार्ड। लेकिन आपने उनका बहुत साथ दिया, तो हम ये अल्लाह ताला की जात ने लिया, इसमें इंसान का कोई कमाल नहीं। देखिए पाकिस्तान में 4 लाख वकील हैं, ये अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से ड्यूटियाँ लगी हुई होती हैं, जिसमें कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, अच्छा अब हम एक और जो है वो एस्पेक्ट से देखते हैं, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं। मुझे बताइएगा कि अब इस वक्त खलीलुर रहमान कमर साहब का केस हाईलाइटेड केस है जी। सोशल मीडिया की इस वक्त जो है वो हाईलाइट्स है उसमें चल रहा है। ये केस जो है वो हनी ट्रैप का है जी, बिल्कुल। और उसके बाद जो है वो पूरा गैंग जो है वो डिक्लेयर हुआ। बिल्कुल, आप इस केस को देख रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जरा मुझे बताइएगा ये केस किया किस तरह से आप इस केस को खलीलुर रहमान कमर साहब की तरफ से इस केस को मैं फाइट कर रहा हूँ। खलीलुर रहमान कमर साहब एक अच्छे दोस्त की तरह भी हैं और वो भी इस वाले से बड़ा रिगार्ड करते हैं डॉक्टर ए.क्यू. खान साहब के हवाले से। बिल्कुल ठीक, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, डेली मेरा उनके साथ टाइम स्पेंड होता है। अच्छा, जहाँ तक एक अच्छे खासे इंसान को माशरे ने जो है वो उस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया कि वो भी इस वक्त डिप्रेशन के उस स्पेल में है कि जहाँ पे उनके
के बारे में जिस तरह की बातें जो है सोशल मीडिया पर जो है वो की गई, मीडिया तो खैर एहतियात करता है, मेन स्ट्रीम मीडिया हमेशा से, लेकिन सोशल मीडिया जो है वो एहतियात नहीं करता, जो मुंह में आए जो है वो लोग बोलते रहते हैं। देखिए मैं उनकी एक नेचर बता दूं, वो डिप्रेशन में बिल्कुल नहीं है, बड़े रिलैक्स हैं, और वो कहते हैं माइंड मजबूत है, माइंड मजबूत, और वो कहते हैं मुझे इन बातों की कोई परवाह नहीं। ये मुझे जब मैंने मतलब कि जब मैं अच्छे काम करता हूँ तब भी मुखालफत होती है, और मतलब कि वो नहीं। अच्छा, उनके तो जुमलों की मुखालफत से लेके उनकी क्रेडिबिलिटी तक तमाम मुखालफत ही मुखालफत चली है पाकिस्तान में। नहीं, उनके फैन फॉलोअर भी देखे। मैं एक चीज आपको बता दूं, जब वो कोर्ट में आते हैं, जब वो कोर्ट में आते हैं, आपके जनाब बीपीजी से लेकर इवन देन के कोई मर जाए साहिबान का भी हो तो वो साथ तस्वीर बना ले, जो वहाँ पे लोग होते हैं, चीज़ होती है, स्टाफ होते हैं, उनके साथ तस्वीरें बनवाते हैं। जरूर, सही बात है। ये एक बंदे की एक रिस्पेक्ट ही है, एक इज्जत है, एक ऑनर है। और वो कहते हैं मैंने आज तक 20 साल हो गए कभी कोई अपने कपड़े खरीदे नहीं है। अच्छा, तो ये लोगों की इज्जत। लेकिन देखिए मैडम, एक चीज़ है, माशरे में हम जिस माशरे में रह रहे हैं, आप ये देखिए, कोई भी आप हैं, आप एक अच्छा काम कर रही हैं, आपको उसका रिवार्ड मिलना चाहिए। आप अपनी फील्ड में काम करिए। अगर आप दूसरी तरफ आ जाए, ये राइटर हैं, देखिए पाकिस्तान के टॉप के राइटरों में तो ये आते हैं कि नहीं आते हैं। मेरे पास तो ये ड्रामा पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में भी उसी तरह फेम किया, ये बाहर की कंट्रीज में उसी तरह फेम किया, उसमें लेसन दिए, उसमें लड़कियों को समझाने की कोशिश की। इनका कोई भी आप ड्रामा देख ले, उसके एंड पे ये कोई ना कोई लेसन जरूर होता है। सही कह रहे हैं। हमें पॉजिटिव सब्जेक्टिव काम करते हैं, सब्जेक्टिव काम करते हैं। अच्छा, अब इस केस का क्या बना, ये क्या कहां तक पहुंचा? मतलब इनको ट्रैप किया गया, ये बात कन्फर्म है, पूरा गैंग पकड़ा गया, 12 के करीब लोग हैं। उनका पहले भी यही काम था, वो लोगों के साथ ये सलूक करते थे। हाँ, लेकिन स्टैंड कोई नहीं लेता था। अब इन्होंने स्टैंड ले लिया, इनका मैं अपने लिए नहीं, मैं अब उन लोगों के लिए स्टैंड लूंगा। वो पकड़े गए 12 के 12 लोग, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जेल में है। दूसरी बात जो उन्होंने, इनका ट्रायल दहशतगर्दी कोर्ट में चल रहा है। अच्छा, ठीक है, कि ये रैंसम, ठीक है, अगवाब रायतवान का केस है, इसलिए उनके दहशतगर्दी कोर्ट में इनका ट्रायल चल रहा है। ट्रायल शुरू हो चुका है। मुल्ज़मान ने अपनी जमानतें लगाई थी, कुछ मुल्ज़मान ने दहशतगर्दी कोर्ट में, और कोर्ट ने उनकी जमानतें भी खारिज कर दी। अच्छा, अब वो सारे मुल्ज़म जो है वो अपनी जेल में है, और इनका जो ट्रायल है वो चल रहा है, और जब अंडर ट्रायल है तो उसके ऊपर, इसलिए हम ट्रायल की कुछ चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते। खलीलुर रहमान कमर केस में आगे क्या होने वाला है? एडवोकेट साहब ने मेरे प्रोग्राम में ब्लास्ट करना है, ब्रेकिंग न्यूज़ देनी है। मेरी बात सुनिए, पब्लिक न्यूज़ में इंटरव्यू चला था, मैंने कहा देखिए वकील और नजूमियत दो अलग-अलग शोबे हैं, ठीक है। बतौर वकील मुझे आप कहें, हर वकील ही ऐसे कहता है, बतौर वकील मैं कहता हूँ श्योर है सबको सजा होगी, ठीक है। इसमें दहशतगर्दी जो एक्ट है, जो आपने बताया कि 365A जो है, इसकी पनिशमेंट उम्र कैद, अच्छा, से सजाए मौत तक, और तमाम जायदाद जब्त करने तक जाती है। अच्छा, मैं श्योर हूँ इंशाल्लाह बफज़ले खुदा अपनी मेहनत के और कानून के आसरे पे हम तमाम मुल्ज़मान को सजा दिलवाने में कामयाब हो जाएगा। आज तक जमानत नहीं मिल सकी, इसलिए हम, अच्छा, जमानत नहीं होने दी किसी की, जमानत नहीं होने दी। अच्छा, अभी तक जिन मुल्ज़िमों ने जमानत ली थी वो खारिज हो गई, अदालत ने मुनासिब समझा तो नहीं दी। उसमें ये कि वीडियोस मौजूद हैं, बैंक से पैसे निकलवाते, चीजें इनको लेके जाना, इनको एक दिन गायब रखना, वो सारे जो सबूत हैं, सारी जो चीजें हैं वो मौजूद हैं। तो इसलिए इंशाल्लाह हम तो इस चीज पे श्योर हैं। ये तो अगवा बराए तवान का जो है मामला हो गया ना, बिल्कुल ऐसे ही। इसीलिए तो ये ट्रायल चल रहा है दहशतगर्दी कोर्ट में, ठीक है, यानी कि नॉर्मल कोर्ट में। ज्यादा से ज्यादा भी मुल्ज़िमान को सजा हुई तो कितनी सजा होगी? इसमें सजा मैंने आपको, ये जो ऑफेंस है बड़ा हीनियस नेचर का ऑफेंस है, इसमें सजाए मौत, उम्र कैद से लेकर सजा के साथ साथ क्या है कि जितनी जायदाद है उसको भी जब्त कर लिया जाएगा। अच्छा, जायदाद भी जब्त होगी? जायदाद भी जब्त होगी, जो उन्होंने लूटी खसूटी है लोगों के साथ, जो भी किया है, सही है, जो भी किया, ये साबित तो कोर्ट ने करना है ना इसका कितना रोल है। लेकिन मैं इसकी सजा आपको बता रहा हूँ, इतना हीनियस नेचर का ये ऑफेंस है, इतनी जो है सेंसिटिविटी। अच्छा, उस खातून की भी जो है वो बेल नहीं हुई है, जो खातून इसमें मुलव्विस थी? नहीं, किसी की भी नहीं हुई है। ठीक है, बिल्कुल सही है। यानी कि आने वाले कल में हम खलीलुर रहमान कमर केस में बहुत अहम पेशरफ्त देखने वाले हैं। जी बिल्कुल, ये इंशाल्लाह होप्स हो कि फैब्रिक एंड तक इसकी जो जजमेंट आ जाएगी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इसको चल रहा है और अच्छे तरीके से। देखिए वकील तो पूरी उम्मीद होता है जी, उसको लेके हम चल रहे हैं, तो इसमें होप्स हो। अच्छा, ये FIA के पास भी केस जो है वो मौजूद है और वहाँ से जो है वो ये ट्रायल जो है वो चल रहा है, या ये आपने सिर्फ अदालती तौर पर जो है उसको देख रहे हैं? अदालती तौर पे FIA की जो एक स्टोरी है वो एक अलग स्टोरी है, वो भी है ना अंडर जी है, लेकिन वो उसके ऊपर अभी डिस्कस नहीं कर सकते। अच्छा, उसके ऊपर आई नो वेरी वेल कि वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, वो आई नो वेरी वेल। लेकिन बिकॉज अब वक्त से पहले हम उसको खोल नहीं सकते। ये एक प्रोसीडिंग चल रही है जिसमें अगवा होने के बाद इन्होंने FIR दर्ज करवाई है। अच्छा, कि मुझे इन लोगों ने अगवा किया, इन्होंने ये वो केस है, ये चल रहा है। और कुछ प्रोसीडिंग्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, जिसमें
तो आप तमाम वकला जो है वो एक पैनल पे फिर बैठते हैं जहाँ पर जो केस लगे हुए हैं और जो चीज़ें हैं आप एक दूसरे से जो है वो गुफ्तशनी वो ये है कि देखिए मतलब मेरी है कायदला कंपनी है, मेरे साथ कुछ बच्चे बच्चियाँ जो बतौर जूनियर भी काम करते हैं, मेरे साथ और भी लोग हैं, ठीक है, गुलाम मुश्तबा चौर साहब है, बाकी सारे दोस्त हैं, वो हम इकट्ठे मिलके तो एक पैनल है, वो सारे वकला का ऐसे ही होता है। इसमें हमारे साथ और भी अच्छे अच्छे सुहेब रूमी साहब हैं, वो खलील बड़े अच्छे दोस्त हैं, जैन क्रैशी साहब है, वो बड़े अच्छे दोस्त, सारे मिलके हम इंशाल्लाह जो मेरा केस भी जैन ही देख रहे हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है कि हम इनको देख के तो जो है ना आगे इसको लेके चलते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, पहली बात ये कि जिस तरीके से आप लोगों की खिदमत के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट भी लोगों को जो है वो अपनी असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, इस हवाले से भी बता दीजिए। एक मैं थोड़ा सा और भी यहाँ पे बता दूँ कि मुदस्सिर चौधरी साहब जो हैं एडवोकेट हाई कोर्ट, ये हमारे पैनल के साथ हैं, इनका हमारे साथ कोलैब भी है, और हमारे जितने भी यंग जर्नलिस्ट हैं, यंग जो हमारे मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, अगर उनके कोई ऐसे केसेस हैं कि वो नहीं अफोर्ड कर सकते तो हम उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो लीगल असिस्टेंस देते हैं। हमारी पूरी अपनी लीगल टीम है जो इस पर काम करती है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। हम किसी भी जो है वो वकील को पे नहीं करते। बहुत सारे वकला जो है वो चीखते हुए नज़र भी आते हैं हमें कि जी हमें इन्होंने वकील रखा और पे नहीं किया। तो आप हमारे साथ जुड़े थे शोहरत के लिए। कुछ वकला हजरात को जब मैं ये भी बता दूं तो आपको वो शोहरत मिल गई और हमने आपको हायर नहीं किया था। जिन्हें हम हायर करते हैं हम उनका ख्याल भी रखते हैं। तो अगर आप किसी और के थ्रू हायर होकर हमारे पास आए थे तो वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, ये मैं ज़रा यहाँ पर क्लियर कर दूँ, क्योंकि कुछ लोगों ने बड़ा शोर मचाया हुआ था कि जी इन्होंने हमें हायर किया और हमें पैसे नहीं दिए। तो मैंने किसी को हायर किया नहीं जी। देखिए ऐसे नहीं, मैंने कोई ज़ाती तौर पर किसी वकील को ये नहीं कहा कि मेरा मुकदमा जो है वो मेरी अदालत में जो केसेस लगे हुए वो आप लड़े। मैंने नहीं कहा। आप प्रोफेशनली एक एग्रीमेंट करते हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी होता है, उसमें फीस आपकी जो है वो होती है, उसमें पावर ऑफ अटॉर्नी को साइन किया जाता है, कोर्ट में दिया जाता है। एक वकील साहब जो वो क्लेम कर रहे थे कि उन्होंने मेरा केस जो आज से 2 साल पहले जो है वो लड़ा था। तो मैं पहली बात बता दूं कि वो मेरा केस नहीं था सिर्फ जाती, वो केस जो है उसमें 2-4 और भी लोग शामिल थे और उन्होंने आपको हायर किया था, मैंने हायर नहीं किया। जिन्होंने हायर किया ये उनकी रिस्पांसिबिलिटी है, मैंने नहीं हायर किया, ना मेरा उनसे जो है वो कुछ मसला था। हाँ ये था कि क्योंकि मैं उस केस का एक हिस्सा थी तो जाहिर है कि वो वकील साहब मेरे साथ बैठकर जो है वो उस पर मीडिया टॉक किया करते थे, तो उन्हें अप्रोच चाहिए थी, सोशल मीडिया चाहिए था, हमने उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। लेकिन उन्होंने फिर हमारी जब 2 साल बाद एक और मसला हुआ तो उन्होंने मेरे ही खिलाफ जो है वो काम करना शुरू कर दिया। लेकिन इसके ऊपर वो कुछ नहीं, इसके ऊपर मैं एक बात आपको बता दूं, मैंने डॉक्टर साहब इस तरह के भी वकील हजरात हैं, कहने का मकसद ये है, और एक आप भी वकील है। एक जात है, देखें एक जात है मेरे मतलब के डॉक्टर ए.क्यू. खान साहब के साथ महराज साहब का चीफ जस्टिस पाकिस्तान इफ्तार चौर साहब जो हिस्टोरिकल के स्ट्रॉन्ग चीफ जस्टिस हैं जी, उनके साथ एक अच्छी दोस्ती है, कासिम अली शाह साहब, जिस इन लोगों के साथ रहकर मैंने चीज देखी है। आप ना अपने मामलात अल्लाह पे छोड़ दिया करें। अच्छा उसमें क्या होता है, देखिए मैं आज से नहीं, जब मुझे ये उस्ताद मोहतरम ने ये चीज़ समझाई थी जब प्रोफेशन में पहले दिन ही आया था कि आप काम करेंगे तो रिवार्ड लोगों से नहीं लेना, रिवार्ड अल्लाह से लेना। हाँ, रिवार्ड अल्लाह से लेना। ये जो चीजें मेरी इस्तेलाह में राइट साइड कर बहुत सारे जो ऐसे इश्यूज है चल रहे होते हैं, बहुत सारे पब्लिक इंटरेस्ट की जो रीट्स हैं वो मैं वहाँ पे कर रहा होता हूँ। तो मेरा किसी मतलब जो मैं अपने तौर पे काम कर रहा होता हूँ, जो डिजर्विंग होते हैं, ओरिजिनल डिजर्विंग, मेरी उनसे किसी किस्म की कोई डिमांड नहीं होती। और ये मैं आज से नहीं कर रहा, मुझे तुम्हें 12 साल हो गए इस चीज़ को करते हैं। ठीक है, ये कि जो डिजर्विंग। अच्छा हम जरा थोड़ी सी बात कर लें प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा जो हमारा आखिरी हिस्सा है कि खुला के केसेस भी आप देख रहे हैं। ख़वातीन में जो खुला का रुझान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और लाहौर शहर में अगर बात कर लें तो अदालत में कितने केसेस लगे हैं पिछले 2023 और 24 का मुवाजना कर लें तो वो भी ज़रा थोड़ा सा जो है वो हमें डिटेल और फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ जो है बता दें कि खुला इतनी हमारे पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर लाहौर शहर में खुला के केसेस इतने क्यों बढ़ रहे हैं। हर साल जो है वो खुला के केसेस में इजाफा हो रहा है। देखिए डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये 2014 बल्कि से पीछे 2012 से पहले खुला के कोई इतने केसेस नहीं थे। अच्छा, बहुत नॉमिनल इसमें पोजीशन थी। ठीक है। अच्छा बात ये 2000 सही जो असल में जो एक तेजी आती है वो आती है 2014 के बाद। 2014 के बाद ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि 2020 में किस किस्म की तेजी आती है, 2020 में ठीक है 21,118 केस फाइल होते हैं। 2021 में 24,470 केस दायर होते हैं। ठीक है। 2022 में 25,000 तक बात चली जाती है। 2023 में 26,000 तक चली जाती है। तो इस तरह 26,000 2023 में 26,000 तक। अच्छा, ये जो है ना ये चले जाते हैं। ये खुला के केसेस हैं, अभी तलाक नहीं है इसमें। नहीं तलाक तो मर्द का हक है। पता नहीं तलाक की इससे डबल हुई है कि कितनी हुई है, ये वो है जो अलग एस्टिमेट है, वो अलग एस्टिमेट। आप इतना ही लगा लें तो ये एक साल में सिर्फ लाहौर शहर की, जो इसमें खौफनाक बात है, शहर लाहौर की मैं बात कर रहा हूँ, एक साल के अंदर
लाहौर शहर में 50,000 अगर सेपरेशन हुई है, आल दो खुला आल दो डिवोर्स, तो मुझे ये पता है इसके कॉन्सिक्वेंसेस सोसाइटी में क्या निकलेंगे। मैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस इनके जो बच्चे हैं उनके जो मामलात हैं मैं वो इतने अच्छे नहीं देख रहा। इनके कॉन्सिक्वेंसेस कोई 8 साल बाद बड़े खौफनाक कॉन्सिक्वेंसेस निकलेंगे। और ये भी लाहौर है, इसमें भी गुजरात भी आना है, मुजफ्फरगढ़ भी आना है, दूसरा चकवाल भी आना है। सही, सारे आप पूरा पाकिस्तान ले लें, पाकिस्तान लाखों की तादाद में ये खुला के केसेस आ जाते हैं। ये लाहौर शहर की ये सूरत है जिसका मैं एग्जैक्ट आपको फैक्ट एंड फिगर ये मैं आपको दे रहा हूँ कि ये इतने केसेस जो है ना वो दायर हो चुके हैं खुला के केसेस। अभी इसमें तलाक के केसेस नहीं है। तलाक को देखें, खुला भी तो लेने, तलाक तो देने तो मर्द नहीं है ना, होता वही है। इसमें क्या होता है, लेकिन खुला में क्या होता है कि औरत अपनी मर्जी से जो है वो घर खत्म करना चाह रही है, वो कहती मैं इस रिश्ते को आगे नहीं। मुझे बताएं मुदस्सिर भाई, क्या वजूहात हैं, औरतें क्यों खुला की तरफ जा रही हैं? क्या हमारे यहाँ पाकिस्तान में मर्दों की मेंटल कैपेसिटी इतनी ज्यादा जो है वो इलनेस में आ गई है, हमारे यहाँ जहनी बीमारियां इतनी बढ़ गई हैं कि ये सारे मर्द क्या दुश्मन है औरतों के और औरतों को बसा नहीं पा रहे, और क्या उनको जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है? क्या किया जाता है? अब देखिए 26 क्यों खुला ले रही हैं औरतें? लाहौर है, अब 26,000 के 26,000 जो हैं, हाँ, वो आप सबको तो ज़हनी मरीज नहीं कह सकते, तो फिर माशरा कैसे चल रहा है? हाँ, तो फिर माशरा कैसे चल रहा है? वही तो मैं तो परेशान हो गई हूँ कि इतने खुला के केसेस जो रजिस्टर्ड हो रहे हैं तो सारे मर्द गलत है। मैं एक जो एस्टिमेटेड, अच्छा इसके बाद ये देखिए खुला कि जिन लड़कियों ने खुला ली है, क्या वजूहात है, जिन्होंने खुला ली है उन लड़कियों को मुझे बाद में बड़े बड़े मैसेज भी आते हैं कि खुदा का वास्ता हमें को नौकरी दिलवा दे या हमारा घर क्या दोबारा बन जाएगा कि नहीं बनेगा। वो पछताते जरूर हैं। एक सबसे अहम बात है, औरत का घर हमेशा पहला, औरत का घर हमेशा पहला घर होता है। सही, आगे से जो मर्जी हो जाए उसमें वो खुदा ना दूसरी तीसरी शादी में आप अपने घर बसाने की जो बातें करते हैं ये बहुत कम लोग जो बसा पाते हैं। रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है औरत जात की, वो जो एक चाम, वो जो आप देख ले सेकंड मैरिज में कितने को लोग खुश होते हैं, सेकंड मैरिज में कुछ वो कंप्रोमाइज होता है। अच्छा घर पहला होता है, सेकंड मैरिज कंप्रोमाइज होता है। हमेशा देख ले आप, लाखों में से 3 शादियां ऐसी होंगी जो कंप्रोमाइज होगी हमेशा सेकंड मैरिज में। अच्छा, सेकंड वो कंप्रोमाइज पे चलता है, ठीक है, आपने उसके साथ कोई कंप्रोमाइज, लेकिन इज्जत चीजें चाम वो हमेशा पहली शादी का होता है। फिर वही जो लोग लेके इसमें खुला के ऊपर बड़ा ज्यादा वो पछता रहे होते हैं कि हमें ये अपना घर नहीं तोड़ना चाहिए था, लेकिन वो ना 3 साल लगते हैं। मैंने 3 साल के अंदर बहुत सारे लोगों को वापसी के लिए तरफते देखा है। अच्छा, हाँ। दूसरी बात ये कि देखिए औरत खुला लेके चली जाती है। मैं मर्दों को नहीं कह रहा कि उनको मारना चाहिए, इस चीज़ के बड़ा सख्त खिलाफ हूँ, ठीक है, और उस पर औरतों को स्टैंड लेना चाहिए, लेकिन आप एक मर्द को छोड़ के अपनी ग्रेस खत्म कर रही हैं, अपनी डिग्निटी खत्म करी, अब आप आगे कंप्रोमाइज पे जा रही हैं। तो आगे किसी हाथी के पास तो आपने जाना नहीं है, जाना तो फिर किसी मर्द के पास है। तो उसकी क्या उसकी वो है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, क्या अदम बर्दाश्त की कैफियत है? ये जो इतनी खुला के केसेस हैं, ये लव मैरिजेज हैं, अरेंज मैरिजेज हैं, मसला क्या है? बसते क्यों नहीं घर? ज्यादा जो तादाद है खुला की, इसमें लव मैरिज में तो मैंने ऐसा भी सीन देखा है कि जिनकी कोर्ट मैरिज करवा के भेजिया, महीने बाद वो खुला लेने के लिए भी वही लड़की आ गई। अच्छा, हाँ, ये जज्बाती फैसले हैं। ओह, सही, ठीक है, सही। अच्छा, लव मैरिज में इसके चांस बहुत ज्यादा होते हैं। अच्छा, दूसरी चीज आ जाए, अब होता क्या है, एक नंबर 1 इस्लाम से दूरी, नंबर 2 पेरेंट्स का भी बड़ा कसूर है। एक और बात, अच्छा, मियाँ बीवी कमरे के अंदर आपस के फैसले कर लें, बच जाएंगे। जिस दिन वो कमरे से बाहर निकल गई, अच्छा, जहाँ मियाँ बीवी के पेरेंट्स इन्वॉल्व हो गए, वो घर टूट जाता है। सही। आपस में जैसे मर्जी कंप्रोमाइज कर ले। अगर लड़की ने अपनी बातें माँ बाप को बता दी, क्योंकि इन्होंने फिर एक हो जाना है, उन्होंने एक नहीं होना। सही है, उन्होंने दिल में बातें रह जाती हैं, इन्होंने एक हो जाना है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें मियाँ बीवी अपनी बातों को अपने अंडर द टेबल जो है ना वो इसको कवर करने की। अच्छा, मियाँ बीवी तो अपने तक रखते नहीं। आज की लड़की जो है वो इतनी फ्रस्ट्रेटेड है कि शौहर ने जरा सा कुछ कह दिया तो फटाफट अम्मी को कॉल लगा दी, अम्मी मुझे ये मसला हो गया है। हमारे पास केसेस आते हैं, तो मैं जो है ये केसेस जो है वो देखती हूँ। नौजवान लड़कियां हैं, शादी अपनी पसंद से की है, लेकिन बाद में वही आदमी और वही लड़का जो है वो बुरा लगना शुरू हो गया है, वही बंदे में 100 खामियां नजर आनी शुरू हो गई हैं। और यही लड़के कर रहे हैं कि वही लड़की जिसको पाने के लिए जो है वो आग का दरिया बूर किया जा रहा है, ताल्लुक बनाए जा रहे हैं, रिश्ते बनाए जा रहे हैं, और अपने घर वालों की इज्जत का जो है वो जनाजा निकाला जा रहा है, उसके बाद फिर उसको जो है वो घर से निकाला जा रहा है। ये क्या है? ये अगर अंडरस्टैंडिंग दोनों मियाँ बीवी अपने कमरे में कर लेंगे ना, ये दोनों के लिए बहुत अच्छी बात है। कमरे से बाहर आके लड़ते हैं ताकि लोग तमाशा देखें। आजकल का तो जो है कपल यही काम कर रहा है।
लड़के के माँ बाप लड़की के माँ बाप जहाँ गढ़ में इन्वॉल्व हो गए वहाँ गढ़ खराब हो जाता है। वहाँ मैंने गढ़ को बचते बहुत कम देखा है। जहाँ वो इन्वॉल्व हो जाए, दोनों को मियाँ बीवी को बड़ी समझदारी के साथ, तहम्मुल के साथ, ठीक है, अदम बर्दाश्त भी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इसमें किस कदर अहम है घर तोड़ने में। तीसरे बंदे की एंट्री जब दो लोगों के दरमियान में होती है, मर्द की तरफ से कोई नौजवान लड़की ऐड की जाती है अपनी ज़िंदगी में और बीवी को पता चल जाता है, ये भी तो खुला और तलाक की तरफ जो मामला जाते हैं कि बीवी जो है वो पकड़ लेती है, मैसेज पकड़ लेती है या जो है वो रिलेशनशिप पकड़ लेती है। अच्छा, इसमें बिल्कुल ऐसे। अच्छा, इसके ऊपर ना दो लोगों की राय से मैं इत्तेफाक करता हूँ। जी बताइए। एक मुफ्ती तारक मसूद साहब के साथ और एक खलील रहमान कमर साहब। अच्छा जी। वो कहते हैं पकड़ लेना, मर्द ने चवल मारनी है, पकड़ लेना, इसको बियर कर जाए, ये आपके फायदे के लिए है, इसको बियर कर जाए, ठीक है। मर्द ने नहीं ठीक होना। मर्द खलील साहब तो डायरेक्ट कहते हैं मैं कसम खा के कहता हूँ मर्द ने ठीक को, इन्होंने इसे जिंदगी में 2-3 चवले मारनी। तो हाँ, अच्छा मर्द वो है, वो कहते भी अपने प्रोग्राम में, अगर वो पकड़ा जाए तो माफी मांग ले, अच्छा। समझ ले कि वो अच्छा मर्द है। अच्छा, ठीक है, आगे से अकड़े नहीं। अच्छा, माफी मांग ले तो फिर वही चवल मारे नहीं, वो तो देखिए फिर यही वजह तो बन रही है ना खुला लड़कियों, ये बड़ी रियल क्या चाहिए एडवोकेट साहब, क्या मसला क्या है मर्द को क्या चाहिए मर्द? अच्छा, जो मैं देखता हूँ, अब लोग सवाल करते हैं औरत को क्या चाहिए, मैं बताती हूँ औरत को क्या चाहिए, आप बताएं मर्द को क्या चाहिए, क्या मसला है मर्द को, जब क्यों चवल मार? मैं बताता हूँ। जब मर्द घर में आता है उसको सबसे पहले बजाय आते ये कहने के तुम्हारी माँ ने ये कर दिया, तुम्हारी बहन ने ये कर दिया। सारी औरतें तो ऐसा नहीं कहती ना, मोस्टली जो होता है, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए। उनको तहम्मुल के साथ, सब्र के साथ, घर है वो थका हुआ होता है, कितनी फाइट्स करके वो घर आता है, उसको सबसे पहले मेंटली सुकून चाहिए। मर्द को पीस ऑफ माइंड, बिल्कुल पीस ऑफ माइंड के लिए जाता है दूसरी औरत की तरफ पीस ऑफ माइंड के लिए जाता है, पीस ऑफ माइंड की तरफ चाहिए। और दूसरी ये कि एक और बात है जो मैं मतलब कि खुला नहीं, औरत को अपने मतलब बन सवर के तैयार सुथरा रहना चाहिए, हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए, तैयार होकर रहना चाहिए, चीजों का बड़ा ख्याल रख के रहना चाहिए, बन सवर के रहना चाहिए। मर्द फिर नहीं जरूरत करता कि किसी तरीके के साथ जो है ना वो उसको बीवियों में से स्मेल आ रही हो, पसीने की, प्याज की, लहसुन की स्मेल आ रही हो, और वो जो है वो शौहर के पास आके बैठे तो शौहर ना भी कुछ कहे तो उसका दिल ही नहीं करेगा ऐसी औरत को देखने का। इस्लाम ने बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट दिया है कि वो आने से पहले जब उसके आने का टाइम तैयार हो, हाँ, नहाओ धो, वेलकम करो, उसको वेलकम करे, प्रोटोकॉल दो अपने शौहर को, प्रोटोकॉल दे, फिर ये चांस बहुत। अच्छा, मैंने बहुत सी औरतें मेरे पास आती हैं, वो कहती हैं जी हम ये सब कुछ करते हैं लेकिन फिर भी हमारा शौहर बाहर जो है वो औरतों को देखता है। अब ये क्या मसला है? अब ये तो उनकी पूरी स्टोरी सुनने के बाद ही पता चलेगा ना कि मर्द देखे डेफिनेट नहीं, वो फिर वही मसला है जो खलील रहमान कमर साहब कहते हैं और जो आप कह रहे हैं कि मर्द ने 3-4 चवले मारनी देखिए वो तो इसका क्या सही है, कर चलाने के लिए। देखिए आप 3-4 चवले के अगले बंदे के पास जाए, वो 10 चवले मार ले और फिर वो साथ आपको ताना भी देगा। वो अगला जो मर्द है वो ताना भी देगा। और घर हमेशा पहला होता है, औरत का घर पहला होता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जितनी तादाद मर्दों की है उतनी औरतों की भी है, क्योंकि जाहिर है वो मर्द जिन औरतों से तादाद चला रहे हैं वो भी तो औरतें ही है ना, वो भी औरतें होती हैं। तो वो औरतें जो किसी औरत का घर बर्बाद कर रही हैं, इसका मतलब है दुश्मन मर्द नहीं हुआ, दुश्मन औरत की है। और अच्छा देखें, वो औरत इस औरत को घर से निकाल रही है ना, मर्द को मौका कौन दे रहा है? औरत दे रही है अपने करीब आने का। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो चल रहा है वो औरत की वजह से चल रहा है। मेरा ओपिनियन ये है एज अ माहिर नफ्सियात, और मैं हमेशा इस पे बात करती हूँ कि मर्द को जो औरत ये मौका दे रही है अपने करीब आने का, गलत वो औरत है, मर्द गलत नहीं है। मर्द को तो जाहिर बात है ना चवलियां मारनी है, उसे चवलियां मारने के लिए प्रोवाइड तो आप खुद कर रहे हो जी, ऐसे अपने आप को अपने डिस्ट्रॉय कर रहे हो। और फिर एक शादीशुदा मर्द से अफेयर चला के आप ये साबित करना चाहते हैं जो किसी एक औरत का नहीं हुआ वो आपका हो जाएगा। यही औरत की सबसे बड़ी गलती है। अगर आप दूसरी औरत ये क्यों समझना शुरू कर देती है कि जो पहली औरत के साथ वफादार नहीं है वो तुम्हारे साथ कहाँ से वफादार हो जाएगा? अच्छा, जो पहली औरत को घर से निकाल रही है या निकलवा रही है, उसका क्या ख्याल है कि वो ये घर संभाल लेगी? सवाल ही नहीं पैदा होता, वो तीसरी औरत की तरफ भी जाएगा। बिल्कुल ठीक है। क्या मैसेज देना चाहेंगे ये खुला के हवाले से? खुला के हवाले से ये, अच्छा जब इस तरह की पोजीशन बन जाए ना, खुला ना लेके जाए, 6 माह के लिए मियाँ बीवी को अलहदा कर दिया जाए, ठीक है, इससे उसको भी वो भी ठीक हो जाएगी, मर्द भी ठीक हो जाएगा। 6 माह के लिए अलहदा कर गैप दे दें, 6 माह का गैप दे। मैं भी ऐसे ही कहती हूँ, 3 माह का गैप दे दें, 3 माह। और दूसरी मैसेज है कि औरत का घर हमेशा पहला होता है, उसकी इज्जत, उसकी ग्रेस पहले घर में है। मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे अपने जितने मैंने केसेस किए हैं उनके बाद में औरतों को बाद में वापसी के लिए पछताते, रोते, तरले लेते देखा है कि मेरा घर बन जाए, लेकिन उस वक्त जो है ना वो
हाथ में कुछ नहीं बचता। पछतावे क्या होवत जब चिड़िया चुग गई खेत। बहुत शुक्रिया एडवोकेट मुदस्सिर साहब आपका। नाजरीन, मुझे इजाज़त दीजिएगा। आज का पॉडकास्ट इतना ही। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पॉडकास्ट को शेयर भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो अपना घर बसा सकें। और यहाँ से अगर कोई एक अच्छी चीज़ जो है वो निकलती है और कोई ये समझता है कि उसका घर बस सकता है, तो मैं समझती हूँ ये सदका जारिया है। अल्लाह निगहबान।